आज हम सिंप्लीफाई करेंगे जामिया एमबीए 2020 फुल टाइम। और चैप्टर मैंने लिया है एवरेज। एवरेज से रिलेटेड हमने जो फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था 2015 टू 2019 कि जितने भी एवरेज चैप्टर से आए थे पीवाईक्यू में यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज एवरेज चैप्टर से ही मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो जामिया एमबीए फुल टाइम 2020 से, और आई थिंक 6 क्वेश्चन आए थे 2020 में और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा डेवलप होती है। और 2023 में एक क्वेश्चन आया है, वो जीपी से आया है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। लिटिल बिट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा जीपी का, और इससे भी आपको क्या होगा कि आपने एपी तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो जीपी का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जीपी से जो क्वेश्चन आए हैं आई थिंक 2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हो जाएगा। और पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसका बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आपको पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जामिया एमबीए फुल टाइम में, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है। 2 चीजों से काफी बेनिफिट्स मिलता है, एक पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और दूसरा जो है आपको नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। मॉक्स देने का भी काफी बेनिफिट्स मिलता है। और डेफिनेटली जब आदमी पीवाईक्यू करता है तो वो ऑलमोस्ट उसका सिलेबस मतलब वो कंप्लीट कर लेता है, तभी पीवाईक्यू सॉल्व करता है। और पीवाईक्यू जो होता है प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन होते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, जो असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस जामिया में, अलीगढ़ में, कैट में आए हुए वो सभी क्वेश्चनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। उसको सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट्स मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला स्टेप ये है कि आप जो है एक बार अगर आपके पास अगर कॉन्सेप्ट जरा से अगर आप थोड़ा से अगर आप भूल रहे हैं तो एक बार आप एवरेज के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें, और बहुत लिटिल बिट कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात यह है कि आप इन क्वेश्चनों को करेक्टली एक बार रीड किया करें, क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें आपको फाइंड करना है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लिया करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको लिटिल बिट आपको बता देता हूँ एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है। एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। सिंपल सा आपने यूज भी किया होगा। लेकिन जब हम सम निकालना होता है तो उस एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दें। इन चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम कई जगह पे यूज करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ द 5 स्टूडेंट एवरेज वेट ऑफ द 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट। 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स का जो वेट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपको एवरेज जो दिया गया 40 दिया है। अगर हम टोटल वेट निकालें, टोटल वेट ऑफ 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट, लाइटेस्ट स्टूडेंट्स का मतलब जिनका वेट जो है कम है। अगर 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स को हम कंसीडर करते हैं तो उनका एवरेज जो दिया गया 40, तो हम 40 में क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पेन क्या है हमारा, 4 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 4 4 16, 116 केजी हो गया। और एवरेज वेट ऑफ द 4 हैवीएस्ट, टोटल वेट ऑफ द 4, यहाँ पे हैवीएस्ट लिख ले हम। हैवीएस्ट स्टूडेंट्स कितना हो जाए, कितना दिया गया 45, यानी कि हम 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 20, ये हो जाएगा 180 केजी, राइट। अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकालना है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल एवरेज वेट। एवरेज 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और इसे मैक्सिमाइज करना, ये मैक्सिमम एवरेज हमें फाइंड करना है 5 स्टूडेंट्स का, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, टोटल का। डिफरेंस किससे निकालना है, डिफरेंस जो निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हम इसका भी एवरेज निकालें और इसे मिनिमाइज कर दें, यानी कि मिनिमम एवरेज वेट हम निकाल लें 5 स्टूडेंट्स का। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अब सोचिए 5 लोग हैं, अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है इस एवरेज को, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो हैवीएस्ट स्टूडेंट है उनका वेट ले ले, 4 हैवीएस्ट स्टूडेंट उनको कंसीडर कर ले, तभी तो एवरेज ज्यादा होगा। तो बी से लेकर के ये ई है, बी से लेकर के ई तक जितने स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स है, उनका ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180। हैवीएस्ट का दिया गया है तो ये ले लिया 180। एक स्टूडेंट जो रिमेनिंग रह रहा है, अगर इसे मुझे पूरे को मैक्सिमाइज करना है तो जो हमारे लाइटेस्ट वेट्स के स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज वेट 40 है उसके इक्विवेलेंट हम कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ए के वेट को हम कितना ले लेंगे, 40 ले लेंगे, राइट। और इसको हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा निकलेगा ये 5 स्टूडेंट का मैक्सिमम एवरेज होगा। और अब सोचिए इसे मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हैवीएस्ट यहाँ पे लिया था यहाँ पे हम लाइटेस्ट ले लेंगे, यानी कि 4 स्टूडेंट्स ए से लेकर के डी तक
इनका लाइटेस्ट का वेट, टोटल वेट कितना हो गया 140। अब जो एक स्टूडेंट ई हमारा रिमेनिंग रह रहा है, इसके वेट को भी हम चाहेंगे कम से कम ले, तो कम से कम कितना ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एवरेज के बराबर। तो इसका ई के वेट को हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लेंगे 45 और 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इन्हीं का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। और अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसको ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5205 डिवाइडेड बाई 5। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं या इंडिविजुअली सॉल्व करके डिफरेंस निकाल लें। एलसीएम लेंगे तो 220 में से 25 माइनस होगा तो 15/5, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 kg। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। तो देखा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, और इस तरह से मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, कैट में भी, जामिया में 2020 में कई क्वेश्चंस आए थे, और सिर्फ एवरेज में नहीं और भी कई जगह पे इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे जिसमें आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द एवरेज स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द 10 स्टूडेंट इन द क्लास इज द 60। एवरेज स्कोर दिया गया है कितना, 10 स्टूडेंट्स का कितना दिया गया है 60। तो अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो कितना होगा, पहले क्वेश्चन की तरफ सोचिए। टोटल स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 दिया गया है और एवरेज दिया गया 60। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 600। ये 10 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर हो गया 600। द स्कोर ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट आर नॉट कंसीडर्ड। नॉट कंसीडर्ड, एग्जामिनेशन हॉल में ये भी बहुत प्रेशर होता है कि आपने नॉट को करेक्टली रीड नहीं किया और आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया लेकिन वो गलत हो जाता है, तो ध्यान रखा कीजिए, क्वेश्चन को करेक्टली रीड किया कीजिए। टॉप 5 को कंसीडर नहीं किया गया, 10 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 5 को कंसीडर नहीं किया गया, रिमेनिंग क्या बचेंगे, तो वो बचेंगे 5 स्टूडेंट्स ही बचेंगे, और उनका एवरेज स्कोर जो है रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉल्स बाय 5, यानी कि जो 60 था कितना हो गया 55। तो फिर से हम लिख लेते हैं, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। टोटल स्कोर ऑफ द 5 स्टूडेंट, जो लोएस्ट स्कोर है, क्योंकि टोटल 10 है उसमें से जो है आपका जो हाईएस्ट जो स्कोरर है उनको माइनस कर दिया गया है, और 5 स्टूडेंट्स हैं, और ये जो एवरेज है रिड्यूस हो जाता है कितना 5, यानी कि अब कितना बचेगा 55। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 27, ये हो गया 275, राइट। अब आपसे ये मैं पूछूं कि ये टोटल 10 स्टूडेंट्स है, इनका टोटल स्कोर कितना था 600, और जो लोअर स्कोरर थे उनका कितना था 275। तो हम टोटल स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स जो जिनका हाईएस्ट स्कोर था, टॉप स्कोरर थे, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, टॉप स्कोरर कितना हो जाएगा 600 में से हम 275 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 325। ये 325 स्कोर जो मैंने निकाला है, जो टॉप 5 स्कोरर थे उनका टोटल हमने निकाल लिया 325। अब हमने क्वेश्चन को यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहां पे एक आदत ये भी बनाई कीजिए, जब क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो जहां तक आपने सॉल्व कर लिया है उसको, उसके डेटा को अगर आपने लिख लिया है तो आप उसको वहां तक एक निशान लगा दें कि बार बार आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। द पास मार्क्स इज 40, पास मार्क्स कितना है 40 है, एंड द मैक्सिमम इज 100, दैट मींस पास मार्क्स 40 है और 100 मैक्सिमम मार्क्स है। इट इज ऑल्सो नोन दैट द नन स्टूडेंट्स ऑफ द फील्ड, कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हुआ है, दैट मींस जो सबसे कम मार्क्स होगा किसी स्टूडेंट का वो कितना होगा 40 होगा फेल्ड। एंड इफ ईच टॉप 5 स्कोरर, टॉप 5 स्कोरर यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इनका टोटल भी हम लोगों ने निकाल लिया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 325। क्या कह रहा है टॉप 5 स्कोरर डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर, इस पे आप ध्यान दीजिए। इंटीग्रल का मतलब ये हो गया कि जैसे मार्क्स होगा 60, 61, 62, 62.5 या 61.5 या 50.5, डेसिमल में नहीं हो उनके मार्क्स, पूरे इंटीग्रल स्कोर होंगे। डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए A का स्कोर 60 है तो B का स्कोर 60 नहीं होगा। इन टॉप 5 के स्कोर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसा स्कोर नहीं होगा। अगर इसने 60 किया तो इसमें किसी का भी स्कोर 60 नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसका स्कोर 90 है तो इसमें किसी का भी स्कोर 90 नहीं होगा। 90 से ज्यादा हो सकता है या 90 से कम होगा, 90 नहीं होगा, डिस्टिंक्ट है ये। द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर, फिर से देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज करने की बात आ गई कि ई का जो मान लीजिए हमने इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है तो ई हमारा टॉपर है, इसका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब आप खुद सोचिए, ए से लेकर के ई तक का सम दिया गया है 325, हमें ई को मैक्सिमाइज करना है,
तो ई मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या होगा, ए से लेकर के डी तक इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स जितने कम होंगे, ई का स्कोर उतना ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि इन चारों का सम दिया गया है 325, इनके मार्क्स जितने कम होंगे 325 से जितना कम माइनस होगा तो ई का स्कोर उतना ही तो ज्यादा होगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आप खुद से सोचिए कि ई को मैक्सिमाइज करना है, ई का स्कोर ज्यादा हो, टोटल दिया गया है पांचों स्टूडेंट्स का 325। तो अब ए बी सी डी का कहीं पे इस फॉर्म में आपको टोटल नहीं दिया गया है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे कि ए का स्कोर क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। इनडायरेक्टली आपको दिया गया है, देखिए पास मार्क्स आपको 40 दिया गया है और जो हमारे जो लोएस्ट स्कोरर हैं 5 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज कितना है 55। उनका जो एवरेज स्कोरर है, एग्जैक्ट नहीं कि हर स्टूडेंट का 55 है, एवरेज का मतलब आप समझ पा रहे हो। एवरेज चैप्टर को आपने रिवाइज किया होगा, 10 स्टूडेंट्स का अगर टेस्ट लिया जाए, 5 कर जाए, किसी ने 10 में 10 ऑप्टेन करता है, कोई बच्चा के मार्क्स जो होते हैं 3 4 5 होते हैं, तो एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज में मैक्सिमम भी होते हैं, मिनिमम भी होते हैं। तो इसमें जो है, जो ए का स्कोर जो है, क्योंकि ये टॉप हमारे जो है ए बी सी डी ई जो लिए गए हैं, ये टॉप स्कोरर है, तो इसका मतलब है कि ए का जो हम मिनिमम स्कोर कंसीडर कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 55, राइट, क्योंकि ये 5 लोअर स्कोर वाले जो बच्चे हैं उनका एवरेज कितना 55 है, तो ए को हम कंसीडर कर सकते हैं 55। अब भी 55 नहीं होगा, इससे ज्यादा हम ले लेते हैं 56, 57 और डी का क्या हो जाएगा 58। यही चीज इसने मेन थी, ये डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर, और ये यहां से हमने जो लिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने लिया था, अगर आपको ध्यान होगा। तो ई की वैल्यू निकालनी है, ये सबसे मिनिमम हो सकता है इन 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम, क्योंकि ई को मैक्सिमाइज करना है तो ए से लेकर डी तक की जो वैल्यू लिया है मिनिमम लिया है। अब 325 में से इनका सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 226। अब 325 में से आप माइनस कर दें 226, आसानी से आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। ई का जो मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल जो हो सकता है, द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इस कंडीशन के साथ कितना हो सकता है 99। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। A certain number of the batch were distributed among the class of the student। कुछ बैच जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास में, और क्या है, द स्टूडेंट हु गॉट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बैचेस एक्चुअली गॉट 5 times द एवरेज नंबर ऑफ द बैच द अदर गॉट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लिए हमने x, और टोटल नंबर ऑफ बैचेस, जो बैच दिया जाता है वो टोटल को हमने कितना मान लिया, y मान लिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर सपोज कर लीजिए कि 20 बैचेस हैं आपके पास और 10 स्टूडेंट हैं, तो एवरेज ऑन एक स्टूडेंट्स को कितना बैच मिलेगा, एवरेज की बात की जा रही है। अब क्या करोगे, टोटल जो आपका बैच है 10 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे 2 बैचेस एवरेज ऑन हर स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो यहां पर अगर हम निकालें एवरेज बैच कितना होगा पर स्टूडेंट्स का, यहां पर हम निकालेंगे एवरेज बैच ऑफ पर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, किससे किसको डिवाइड करेंगे, अक्सर बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, तो यानी कि x से डिवाइड करना किसको, y। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये हमने निकाल लिया कि एवरेज जो पर स्टूडेंट्स कितना बैच मिलेगा y/x। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। द स्टूडेंट हु गॉट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बैचेस, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है उसको 1/6 बैचेस मिल जाते हैं। 1 स्टूडेंट्स को जो बैच मिल रहा है कितना मिल रहा है, टोटल बैच y है, यानी कि एक स्टूडेंट को y/6 बैचेस मिल गए। तो रिमेनिंग बैच अगर हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल बैच y है, तो y में से हम क्या माइनस करेंगे y/6, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5y/6, एलसीएम लेंगे 6 × 6 - 1 5y/। तो एक स्टूडेंट्स को मिलता है y/6, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स को जो बैच मिलेगा, यहाँ पे चाहे मेंशन कर ले, रिमेनिंग स्टूडेंट विल गेट 5y/6 बैचेस, ये मिलेंगे। और एक स्टूडेंट को अगर हम ग्रुप से निकाल दें, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, x थे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या बचेंगे, आप चाहें तो लिख ले रिमेनिंग स्टूडेंट x - 1, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को इतना बैच मिल गया है। तो यहां से फिर से रीड करते हैं, द स्टूडेंट हु गॉट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बैचेस एक्चुअली गॉट,
जो ये स्टूडेंट है y/6 एक्चुअली गॉट 5 टाइम्स, कितना मिला है इसको? 5 टाइम्स। किसका 5 टाइम्स? 5 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ द बैचेस द अदर गॉट। अदर स्टूडेंट्स को कितने बैचेस मिल रहे हैं? यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट्स को मैंने निकाल लिया था, टोटल में से माइनस कर लिया था, ये अदर्स के बैचेस हैं, कितने मिल है? ये 5y/6। फिर आगे पढ़ते हैं, 5 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ द बैचेस अदर गॉट। अदर टोटल स्टूडेंट जो अदर बैचेस वो कितने हैं? 5y/6। इसका एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने शुरू में 20 को 10 से डिवाइड किया था, अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने बचे हैं? टोटल स्टूडेंट्स मैंने x माना था, एक स्टूडेंट को ये बैच मिल गया है, अब एक स्टूडेंट को हमने माइनस कर दिया, अब हमारे पास जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? x-1। तो और बैचेस रिमेनिंग कितने? 5y/6। एवरेज निकालते हैं हम कैसे? इसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। ये टोटल जो बैचेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y से y भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लेंगे। x-1 5×5 = 25, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी? 26। इज देयर एनी ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को ना बहुत कूल एंड काम होकर के ना आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या चीजें गिवन है, क्या चीज हमें फाइंड करना है, और एवरेज हम कैसे निकालते हैं। अब इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2020 में जब भी पेपर टफ आया है तो बहुत हाई मेरिट ले जाते हैं। अगर हम जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो जिसने 50 to 60 सॉल्व कर लिया था करेक्टली, सोचिए 170 में 50 to 60, ये परसेंट में नहीं कह रहा हूँ, ओनली जिन्होंने 50 to 60 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया था उन सभी बच्चों को जो है, जो इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी। तो ये स्कोर करना हो 170 में से, नॉट ए बिग टारगेट, आप आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। बस आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। पेपर टफ आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इजी आ रहा है तो उसकी मेरिट ज्यादा जाती है। जैसे 2023 में इजी पेपर आया था, डेफिनेटली ज्यादा मेरिट जाएगी। और इजी और टफ हम कैसे डिसाइड करते हैं? मैथ के बेसिस पे तो करते हैं, बाकी और भी सेक्शन है उनको भी आप सॉल्व करें। अब 2023 में हालांकि 62 जो मुस्लिम वीमेन था उन लोगों ने बीट कर लिया था, लेकिन जिनका मार्क्स 75 एंड अबव था उन सभी बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया था, एंट्रेंस एग्जाम। और जीडीपीआई में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस जिनका था, ठीक है, एमबीए फुल टाइम में तो जो जिन बच्चों का स्कोर 80 और अबव था उनको तो थोड़ा सा बेनिफिट्स मिला था, एमबीए फुल टाइम में नाम आ गया था। लेकिन जिनका 75 था या उससे लिटिल बिट थोड़ा 1-2 नंबर कम था, वो एमबीए आईबी के लिए उनको कॉल आ गई थी। तो इस तरह से जब पेपर इजी होता है तब आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। और जब पेपर टफ होना चाहिए तब आपको कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी मेन चीज होती है। स्ट्रेटजी आपको वहां पे विद इन 3 आवर्स आपको सॉल्व भी करना है और पेपर को एनालाइज करके स्ट्रेटजी भी सेट करना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड बताता हूं। इन ए ग्रुप ऑफ द 20 पीपल हैज द ओल्डेस्ट पर्सन विद द 90 इयर्स। जो सबसे बड़ी एज का जो बंदा है उसकी एज कितनी है? 90 इयर्स है। The average of the group is the reduced by 4. कब reduce होता है 4? If the oldest person is reduced by the someone new. यानी कि वो oldest person, जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट ले लिया, वो चला गया, उसकी जगह पे कोई न्यू बंदा आता है, उस न्यू बंदे के आने से और ओल्डेस्ट पर्सन से जाने से एवरेज जो रिड्यूस हो जा रहा है वो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। If the oldest person is the reduced by someone new, find the age of the new person. न्यू पर्सन की एज क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपने बहुत से किए होंगे। होता है एक ग्रुप है, उसमें कुछ बच्चे हैं, कोई एक नया बच्चा आया, कोई नया बच्चा चला गया, या मिस रीड वाला हो गया, या कभी टीचर के आने से एवरेज वेट बढ़ जाता है, या कितना वेट डाउन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। तो क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 20। हम मान लेते हैं कि जो इनका इनिशियल एवरेज है वो x है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 into x। 20 स्टूडेंट्स है, एवरेज हमने x मान लिया है पूरे ग्रुप का, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x टोटल क्या हो जाएगी? इनकी एज हो जाएगी। अब उसमें से 90 इयर्स का बंदा जा रहा है तो उस एज को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एक नया बंदा जो आया है उसकी एज को हम चलिए y मान लेते हैं। अब जो एवरेज होगा, अभी भी 20 ही स्टूडेंट, मतलब 20 ही लोग होंगे, एक गया एक आया, तो नंबर ऑफ जो होंगे 20 के 20 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। अब जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जा रहा है, कितना? 4। हमने इनिशियल एवरेज को x माना था, अब 4 साल रिड्यूस हो गया तो x - 4। इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। 20x -
80 और ये हो जाएगा 20x माइनस 90 प्लस y। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है। y जो हमने माना है न्यू जो कॉमर्स है उसकी एज है y। तो अब ये 90 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को आपने ओरली किया होगा और शॉर्टकट पे बच्चों को ज्यादा ध्यान जाता है, बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, शॉर्टकट तो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। कैसे? 90 ईयर्स आपको दिया गया है और जिस बंदे के आने से 4 साल डाउन हो रहा है और 20 स्टूडेंट्स का वो एवरेज डाउन कर रहा है 4 ईयर्स, तो 4 इंटू 20 कर देंगे कितना होगा 80। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। लेकिन इस तरह से अगर आप सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं होता। तो इसीलिए मैंने दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेटली आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे। एग्जाम में आपको शॉर्टकट यूज करना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको दोनों मेथड से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अनदर वेरी 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 गुड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना चाहिए। और ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 24 इयर्स। कपल्स का मतलब हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 इयर्स। ये हमने टोटल एज निकाल ली हस्बैंड एंड वाइफ। अब क्या है, आफ्टर द फर्स्ट एंड द सेकेंड चिल्ड्रन यानी कि ट्विंस हैं वर द बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली बिकम्स, इनकी बर्थ के बाद एवरेज कितना हो जाता है 13.5। हस्बैंड थे वाइफ थे राइट, और उसके बाद ये ट्विंस आ गए। तो ट्विंस के आने के बाद नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 4 5 20 और 13 4 कितना होता है 52 और ये हो जाएगा 54, यानी कि 54 हो गया किसका, हस्बैंड वाइफ। और ये जो हमारे T1 और T2 मान लेते ट्विंस हैं हमारे। तो अब ये टोटल एज कितनी हो गई इनकी 54। अब हमें ट्विंस की एज अगर निकालनी है तो T1 प्लस T2 कैसे निकालेंगे। ये जो टोटल एज इनकी थी 54 में से हम 48 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14 में से हट जाएगा 6, यानी कि ट्विंस की एज कितनी हो जाएगी, 2 लोग हैं, ट्विंस की एज जो हो जाएगी यानी कि 3 इयर्स। दैट मींस आफ्टर मैरिज 3 साल के बाद ट्विंस आते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैरिज के बाद मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आफ्टर 3 इयर्स ट्विन वाज बोर्न। अब ये मुझे याद रहेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इन चीजों को हम नोट डाउन करते चलेंगे। अब क्या हो रहा है, यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया था। मैंने पहले बताया कि आपको एक निशान लगा देना चाहिए, इससे याद रहता है। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली जस्ट आफ्टर द थर्ड चाइल्ड, यानी कि अब हस्बैंड वाइफ और ये हो गए हमारे ट्विंस T1 T2 और ये हो गया हमारा थर्ड चाइल्ड राइट। तो अब कितनी एवरेज एज हो जाती है, फैमिली ऑफ द थर्ड चाइल्ड वाज बोर्न, अब एवरेज हो गई 13.2। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास, 2 2 4 और 1 5 लोग हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 13 5 65, 66 हो जाएगा। तो टोटल जो इन लोगों की एज होगी कितनी 66। अब हमें थर्ड चाइल्ड का देखना है, दोनों का डिफरेंस अगेन निकालेंगे। फॉर थर्ड चाइल्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो थी कितनी थी 54, 66 में से हम 54 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए ये कितना हो रहा है 12। अब थर्ड चाइल्ड कितने साल के बाद बॉर्न हुआ ये हमें देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं आफ्टर कितने साल के बाद। अब ये 12 है, किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इयर्स। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स जो हमारा थर्ड चाइल्ड वाज बॉर्न। 3 साल के बाद जो है इनके इस बच्चे के यानी कि ट्विंस के 3 साल के बाद अब थर्ड चाइल्ड जो है वो बॉर्न हो रहा है, उसकी बर्थ हो रही है, तो ये 3 साल के बाद हो गया राइट। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये चीजें मैं मिटा देता हूं। अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया था राइट। उसके बाद क्या है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द फोर्थ चाइल्ड, यानी कि दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ T1 प्लस T2 ये ट्विंस हैं और थर्ड चाइल्ड, अब फोर्थ चाइल्ड। फोर्थ चाइल्ड आने के बाद क्या हो रहा है, फोर्थ चाइल्ड वाज बॉर्न, अब ये 16 हो गया। यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, तो 16 इंटू कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल एज कितनी हो गई 96। अब इनमें से यहां थर्ड चाइल्ड तक की एज को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना डिफरेंसेस आ जाएंगे यहां तक,
अगर हम इसको यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने जो निकाला था 66 था, 96 में से 66 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। ये डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब क्या होगा कि हमें किसकी एज निकालनी है, फोर्थ चाइल्ड की। तो यहां तक कितने लोग हो गए, 1 2 ये 3 4 5, यानी कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 से 30 डिवाइडेड बाय 5 6 ईयर, दैट मीन्स ये जो आफ्टर यहाँ पे आफ्टर ऑफ 6 को हमने 5 को 6 से डिवाइड किया, आफ्टर 6 ईयर ये फोर्थ चाइल्ड वॉज बॉर्न। जो हमारा ये फोर्थ चाइल्ड जो बर्थ होती है कितने साल के बाद होती है, ये 6 ईयर्स के बाद। इसे सही से कर ले, 6 ईयर के बाद। देखिए एक चीज आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जैसे प्रेजेंट एज आप कंसीडर करें आपकी फैमिली में, मतलब 5 लोग हैं, अभी उनकी एज का सम कुछ भी हो, मान लीजिए कि 100 ईयर्स होता है, 200 ईयर्स होता है, कुछ लोगों की एज ज्यादा होती है, कुछ लोगों की एज कम होती है। अगर हम 5 साल के बाद की बात करते हैं या पहले की बात करते हैं, तो जब एज बढ़ती है तो वो क्या होगा, आपकी भी एज बढ़ेगी, आपके फादर की भी एज बढ़ेगी, आपके मदर की भी, सिस्टर की भी, सभी की एज बढ़ती है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो जितनी एजेस जो डिफरेंसेस हम निकाल रहे हैं उसके बाद हमने किससे डिवाइड किया, 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ईयर्स के बाद जो है वो फोर्थ चाइल्ड आता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्या है, द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स। करंट एज यानी कि अब फोर्थ चाइल्ड के बाद कुछ साल और गुजर गए, उसके बाद जो एज निकाली गई वो कितनी निकाली गई है, 19 ईयर्स। तो अब हम क्या हो जाएगा, 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोई चाइल्ड की बर्थ नहीं हो रही है तो अभी भी नंबर ऑफ पर्सन क्या है, हमारे 6 के बराबर है। तो 19 6 कितना हो जाएगा, 114। 19 6 114। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जब फोर्थ चाइल्ड आया था तो टोटल सम हमारा कितना था, 96। इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा, इसको माइनस कर लेते हैं, 18 ईयर्स। अब अभी भी नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं, 6 है। इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स। तो अब इस फोर्थ चाइल्ड के बाद 3 साल और गुजर गए, 3 साल और गुजर गए। अब जो प्रेजेंट एज जो हमने अभी ये निकाली थी 114 ईयर्स, अब उसको 18 डिफरेंस आया, 6 से डिवाइड करके अब 3 साल और बीत गए। व्हाट इज द करंट एज ऑफ द ट्विंस, यानी कि ट्विंस की करंट एज मतलब प्रेजेंट एज अभी क्या होगी, जो करंट एज है वो क्या होगी। तो देखिए 3 साल के बाद आए थे तो इस 3 को तो कंसीडर करना नहीं है, मैरिज के 3 साल के बाद बॉर्न हुए थे ये ट्विंस, तो इसको हटा देंगे। 3 साल प्लस 6 साल और यहाँ पे 6 3 यानी कि 3 साल और बीत गए, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 36 12 ईयर्स। यानी कि प्रेजेंट एज जो हो जाएगी, यानी कि करंट एज जो हो जाएगी, व्हाट इज द करंट एज ऑफ द ट्विंस, तो कितनी हो जाएगी, इज द रेडी ऑप्शन 12 ईयर्स, सी इज राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक बार आप इसे दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, और एक बार हम इसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट सभी में लग रहा है। आप देखिए, कंसीडर द क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट, नंबर दिया गया है, उनका टोटल एवरेज दिया गया है। तो अगर हम उनका सम निकालें, टोटल वेट अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 40, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, एम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन दिस क्लास हुज एवरेज वेट इज n kg। एम स्टूडेंट, याद रखिएगा एम हमारा नंबर है, n जो है हमारा वेट है। जैसे 5 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनका कुछ एवरेज वेट दिया रहता है 10 kg 15 kg, तो आप क्या करते हैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई करके इस टोटल में हम ऐड कर देते हैं। तो m न्यू स्टूडेंट्स जो है हमारे ज्वाइन करते हैं, n kg इनका वेट है। इफ इट इज नोन दैट m plus n is equal to 50, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द क्लास नाउ। इनके ज्वाइन करने के बाद अब उस क्लास का मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट कितना होगा। तो ये हमारे पास टोटल शुरू का जो टोटल था वो 40 स्टूडेंट्स को 40 kg से मल्टीप्लाई किया था ये। अब m को मल्टीप्लाई करेंगे n से, अब नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 थे, m स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो प्लस m करेंगे, ये हमारा एवरेज, इसको मैक्सिमाइज करना है। कंडीशन आपको जो दी गई है वो क्या दी गई है, m प्लस n इज इक्वल टू क्या दिया गया 50। ये दो कंडीशन आपको दी गई है। अब देखिए किसी भी फ्रैक्शन को हम मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/3 दिया गया है, दूसरा फ्रैक्शन 5/4 दिया गया है। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, अपना बड़ा होगा, अगर ऊपर वाला नंबर हमारा कांस्टेंट है तब। अब यहाँ पर ये जो हमारा यानी कि 40 into 40 ये तो फिक्स है, लेकिन m और n हमारा वैरी कर देगा।
तो यानी कि अब हमें 40 प्लस m को मिनिमम लेना है, जितना छोटा होगा ये फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। लेकिन जब आप m को मिनिमाइज करते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पे भी असर पड़ेगा। ये सम हमारा बड़ा होना चाहिए लेकिन ये चीज हमारी m की क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? तो जिन लोगों के पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स थी वो ऐसे क्वेश्चनों को कई बार सॉल्व भी किया होगा। आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m, निकाल करके यहाँ पे पुट करके आपको उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m। जैसे कोई फंक्शन होता है y, उसे आप डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। मान लीजिए x क्यूब है, आप क्या करते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आपको इसको 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वो वैल्यू जो हमने इसको 0 पुट करके निकाला था उसको पुट करते हैं। अगर उस पर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, यू शुड रिमेंबर, नेगेटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यहां पर हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि बहुत मेजर ऑफ द स्टूडेंट ने क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। तब हम इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल। देखिए m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऐड हो रहे हैं, तो 0 के बाद हम वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो हम पाएंगे कि जब m इज इक्वल टू, हम जब लेते हैं m इज इक्वल टू, अगर हम 5 लेते हैं तो ये एवरेज होगा हमारा मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में बस यही एक चीज थी जो आपको समझना है। तो अगर देखिए दो ही तरीका है आपके पास, या तो डिफरेंशिएट कीजिए या तो आप हिट एंड ट्रायल लग करके आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर m हमारा 5 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। अब आपको पुट करना है, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा m की वैल्यू हमने 5 ली, n की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय 40 में 5 जोड़ेंगे, अगेन क्या हो जाएगा 45। अब कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन इस तरह से रहता है a प्लस बी अपॉन सी, तो हम इसे लिख सकते हैं a बाई सी एंड b बाई सी। तो अब हम दिस अपॉन यानी कि 1600 अपॉन 45 करेंगे और ये हो जाएगा 5 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 40, ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से करेंगे 5 9 सा हो जाएगा, 5 3 सा 5 2 सा 5 0 सा, 9 से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 सा 27 और हमारे पास क्या बचा 5 बचा, 9 5 सा 45, 5 सा एंड 6 सा। तो अब इसको 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40.56 अप्रॉक्स। तो इज देयर एनी ऑप्शन, हमारे पास क्या है, बी इज राइट आंसर। देखिए कितना नेक टू नेक दिया गया, आप इसे गैस करके भी नहीं कर सकते कि आप देखिए 40 आ गया आप सोचे ब्रेक कर दे, नहीं। यहाँ पे देखिए 40.18 दिया गया, 40.56, 45.67, 40.49। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल ज्यादा टफ नहीं था। अगर इसके ऑप्शन थोड़ा दूर दूर के अगर होते तब आप गेस करके आसानी के साथ कर सकते थे। यहाँ पे ये m की वैल्यू आपको एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम में एक बहुत आपका ब्रेन जो है ना, आप वहां पे वर्क करना चाहिए। एक चीज बहुत काम आती है कि आपको 170 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 170 क्वेश्चन तो नहीं करना होता। मैक्सिमम जो लोग पेपर टफ हो या इजी हो 50%, तो कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो मिलते हैं जिनमें आप अनकंफर्टेबल हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है, उसको ड्रॉप करना है। ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन आप ड्रॉप करते हुए चले जाए। जो सेक्शन आपका स्ट्रांग उसको आप पहले करें, टाइम मैनेजमेंट अपना बेटर करें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम मैनेज करना नहीं आता तो आप बिलीव कीजिएगा फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप करते हुए चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कब 3 घंटे आपके ओवर हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप पहले से बहुत सारी प्रैक्टिस करें, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करें, मॉक्स की प्रैक्टिस करें और देखें कि जो है हमारा किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, अपने टाइम मैनेजमेंट को बेटर करें। और जामिया एक बहुत अनसर्टेन एग्जाम होता है। देखिए 2020 के बाद हमने 2023 के डेटाबेस को जब सर्च किया, कितना सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। कभी कभी अब जैसे 2023 के में अगर पूरा ओवरऑल पेपर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल पेपर था, कभी टफ, कभी मॉडरेट, कभी इजी। तो प्रिडिक्शन करना बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल होता कि कैसा आएगा। इसमें जीपी के बारे में बता दें, एपी आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई नंबर आपको दिया गया ए बी सी डी, अगर इनके डिफरेंसेस अगर हम निकालते हैं, अगर ये कांस्टेंट है, जैसे आपने लिया 5 7 9, तो यहाँ पे डिफरेंसेस 2 2 एवरीवेयर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा क्या कहलाता है, एपी। एपी के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम इसको बी को ए से डिवाइड करें, या सी को बी से डिवाइड करें, या डी को सी से डिवाइड करें और इनके रेशियोज बराबर हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म होता है उसे हम ए लिखते हैं
और ये जो डिवाइड किए इसे बोलते हैं कॉमन रेशियोज। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या बोला जाता है कॉमन रेशियोज। तो कॉमन रेशियोज अगर आर है तो nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है ए आर एन माइनस, ये nth टर्म का फार्मूला है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लें। और इसी सीरीज का अगर हमें जीपी का सम निकालना है तो क्या होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस। तो ये सम के लिए फार्मूला होता है, ये nth टर्म के लिए यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या चीजें दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मींस n वी हैव टू फाइंड हियर, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। लास्ट टर्म जो होता है वो an होता है, वो दिया गया है 1024। a हमारा फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, ये 2 दिया गया है। और r हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, चाहे 4 को 2 से डिवाइड करें या 8 को 4 से डिवाइड करें या 16 को 8 से डिवाइड कर लें, एवरीवेयर यू विल फाइंड 2, सेम कांस्टेंट ही होगा। तो ये 2 आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या होगी 2 n माइनस 1। अब देखिए जब यहाँ पे 1 पावर है हम लिखते नहीं है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है, पावर को ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n। ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है 2 की पावर 10 होता है। आपने प्रिपरेशन की, इस नंबर के बारे में नहीं पता है तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए कि नंबर कौन सा है, 2 की पावर, 3 की पावर, स्क्वायर, क्यूब, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10 है, दिस विल इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10। आप इस क्वेश्चन को ओरली भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये क्या बनेगा 2 की पावर 10 बनेगा कि नहीं, तो ये कौन सा टर्म है, ये 2 की पावर 1 2 3 तो 10 थी, तो टर्म तो होगा, ये आप ओरली कर सकते थे। मैंने क्यों बताया ऐसा, क्योंकि आपको जीपी का यूज करना पता चल जाए। तो एपी की और जीपी के जब भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत टफ नहीं आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए। जीपी का आई थिंक 2 बार आया है, एपी के और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एपी और जीपी भी जब हमने एवरेज पढ़ाया था अपनी क्लास में तो मैंने पढ़ा दिया था। तो एपी और जीपी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एपी और जीपी के बारे में आप लोग थोड़ा सा जस्ट, अगर आपको टफ लग रहा है तो फार्मूला देख लें, कभी कभी फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लाइक दिस, ये भी, ये क्वेश्चन भी जो है फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया पीवाईक्यूज, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको 2023 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और भी कोई क्वेरीज तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।